बिल्कुल। इस हफ्ते भारत की उच्च शिक्षा में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था। भेदभाव से निपटने के लिए नए बहुत सख्त नियम लागू होने वाले थे। सब कुछ तैयार था। और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुक जाइए। ऐसा क्यों हुआ? एक इतने जरूरी सुधार पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने आखिरी मौके पर रोक क्यों लगा दी? और यही सवाल इस वक्त देश के हर कैंपस, हर कॉमन रूम और हर नीति बनाने वाले हर दफ्तर में गूंज रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी रोक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बहस की शुरुआत है। बिल्कुल। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे पास भारत के 2026 उच्च शिक्षा समानता विनियम और न्यायिक रोक रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। ये स्रोत हमें न सिर्फ नए नियमों और कोर्ट के फैसले के बारे में बताते हैं, बल्कि छात्रों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं का भी पूरा विश्लेषण करते हैं। तो हमारा मकसद साफ है, हमें ये समझना है कि इन नियमों में ऐसा क्या था जो इतना विवादास्पद हो गया, और इस एक रोक का भारत के लाखों छात्रों और विश्वविद्यालयों के भविष्य के लिए क्या मतलब है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये नियम थे क्या? जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 को नोटिफाई किया। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और इसका इरादा भी अच्छा था। असल में ये 2012 के पुराने भेदभाव विरोधी नियमों की जगह ले रहे थे। उद्देश्य था एक ज्यादा मजबूत और असरदार ढांचा तैयार करना जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति, लिंग, धर्म, विकलांगता या मतलब किसी भी और आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से खत्म कर सके। तो ये सिर्फ पुराने नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव नहीं था, ये एक पूरा ओवरऑल था। और इसमें कुछ बड़े बदलाव लाए जा रहे थे ना, जैसे हर संस्थान में एक समान अवसर केंद्र बनाना। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का मतलब था कि हर छात्र के पास शिकायत करने के लिए एक समर्पित जगह होती। ये सिर्फ एक कागजी कमेटी नहीं होती, इसका काम शिकायतों को सुनना, उनकी जांच करना और उन पर तुरंत कार्रवाई करना था। इसके अलावा एक और चीज थी, इक्विटी कमेटी। एक मिनट, मुझे ये इक्विटी कमेटी वाली बात थोड़ी खटक रही है। मैंने पढ़ा कि इसके गठन को लेकर काफी विवाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के सदस्यों का होना अनिवार्य था। तो क्या सामान्य वर्ग के छात्र की शिकायत को उतनी ही गंभीरता से सुना जाता? शायद यहीं से विरोध की पहली चिंगारी उठी। बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही छात्रों के विरोध का एक बड़ा केंद्र बिंदु था। समर्थकों का तर्क था कि ये कमेटी उन समूहों को आवाज देने के लिए थी जो ऐतिहासिक रूप से भेदभाव का शिकार हुए हैं। लेकिन आलोचकों ने तुरंत सवाल उठाया कि क्या ये व्यवस्था अपने आप में एक तरह का असंतुलन पैदा नहीं कर रही? उन्हें लगा कि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए इसमें कोई स्पष्ट प्रतिनिधित्व नहीं है और ये एक तरफा हो सकता है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को बहुत ज्यादा फैला दिया गया था। इसमें सिर्फ खुले तौर पर कही गई बातें या किए गए काम ही नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष यानी छिपे हुए भेदभाव को भी शामिल किया गया था। ये अप्रत्यक्ष भेदभाव क्या भला है? इसे कोई उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। और अप्रत्यक्ष भेदभाव को परिभाषित करने में ही सबसे बड़ी चुनौती है। सोचिए, एक प्रोफेसर क्लास में आरक्षण नीति पर एक वाद विवाद कराता है। उसका इरादा एकेडमिक चर्चा का है, छात्रों को गंभीर मुद्दों पर सोचना सिखाना है। लेकिन बहस के दौरान कोई छात्र यह महसूस कर सकता है कि चर्चा का लहजा या इस्तेमाल किए गए तर्क उसके समुदाय के लिए अपमानजनक थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अप्रत्यक्ष भेदभाव है? नए नियम इस पर पूरी तरह से चुप थे और इसी अस्पष्टता ने कई लोगों को और बाद में कोर्ट को भी चिंतित कर दिया। समझ गई। मतलब नियत भले ही भेदभाव की न हो, लेकिन अगर उसका असर किसी समूह पर नकारात्मक पड़ता है तो उसे भी भेदभाव माना जा सकता था। और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता तो सजा भी बहुत सख्त थी। बहुत सख्त। यूजीसी उस संस्थान की मान्यता रद्द कर सकती थी, सरकारी अनुदान रोक सकती थी और वो अपनी सभी योजनाओं से बाहर कर सकती थी। सरकार और यूजीसी का कहना था कि ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं, जिसका लक्ष्य कैंपस को ज्यादा समावेशी और जवाबदेह बनाना है। इरादा नेक था, हाशिए पर मौजूद छात्रों को एक सुरक्षित माहौल देना। तो ये ढांचा सुनने में तो काफी मजबूत लगता है। कमेटियां, शिकायत केंद्र, सख्त दंड, ऐसा लगता है कि यूजीसी ने हर चीज सोच ली थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि लागू होने से पहले ही सब कुछ रुक गया? नियम जनवरी 2026 में आए और महीने के अंत तक
29-30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं जताईं। कोर्ट की चिंता सिर्फ प्रक्रिया को लेकर नहीं थी, बल्कि नियमों के मूल सार को लेकर थी। कोर्ट ने अपने आदेश में 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रथम, दृष्टा अस्पष्ट और बहुत व्यापक परिणाम। अस्पष्ट और व्यापक परिणाम, ये कोर्ट की भाषा में बहुत भारी शब्द हैं। जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। कोर्ट ने सीधी सीधी बात कही कि पहली नजर में ही ये नियम गोलमोल लगते हैं, साफ नहीं हैं, और अगर इन्हें ऐसे ही लागू कर दिया तो इसके नतीजे बहुत बड़े और शायद उल्टे भी हो सकते हैं। कोर्ट को सबसे बड़ा डर यह था कि ये नियम कैंपस को जोड़ने के बजाय छात्रों को जातियों और समूहों में और ज्यादा बांट सकते हैं। ये एक तरह से ट्रैफिक नियम बनाने जैसा है। आप कहते हैं कि नियम इतने सख्त हों कि कोई रैश ड्राइविंग ना करे, लेकिन इतने अस्पष्ट भी ना हो कि कोई सामान्य ड्राइवर सिर्फ लेन बदलने पर ही डरने लगे। यहां पर वो संतुलन साधना था जो शायद नहीं हो पाया। और कोर्ट ने खास तौर पर जाति आधारित भेदभाव की उसी नई व्यापक परिभाषा पर उंगली उठाई जिसकी हम अभी बात कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ये परिभाषा मुख्य रूप से SC, ST, OBC समूह पर केंद्रित है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सामान्य वर्ग के छात्रों पर लागू नहीं होती, या अगर होती है तो कैसे? कानून को हर किसी के लिए एक समान और स्पष्ट होना चाहिए। कोर्ट की चिंता ये थी कि इस अस्पष्टता का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मतलब किसी पर झूठा आरोप लगाना आसान हो सकता है और अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण अपना बचाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है, खासकर अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे मामलों में जहां नियत साबित करना लगभग नामुमकिन है। यही मूल चिंता थी। तो इसका तत्काल असर ये हुआ कि 2026 के नए नियम ठंडे बस्ते में चले गए और मार्च 2026 में अगली सुनवाई तक पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। ये रोक भले ही अस्थायी है, लेकिन इसने एक राष्ट्रीय नीति को उसके लागू होने से ठीक पहले रोककर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और ये बहस सिर्फ अदालतों या सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं रही। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय तक पूरे देश के कैंपसों में इस पर जबरदस्त बहस और विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, और इसमें 2 अलग-अलग पक्ष बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आए। एक तरफ कई छात्र संगठन थे, खासकर सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिन्होंने इन नियमों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने UGC के दफ्तरों के बाहर और अपने अपने कैंपस में प्रदर्शन किए। उनकी मुख्य दलीलें क्या थीं? क्या ये सिर्फ इक्विटी कमेटी में प्रतिनिधित्व न होने की बात थी? नहीं, उनकी चिंताएं इससे कहीं गहरे थीं। पहली दलील थी कि नियम पक्षपाती और अस्पष्ट है। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण दलील ये थी कि ये नियम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अकादमिक बहस के लिए खतरा है। ये वाला पॉइंट थोड़ा समझाइए। भेदभाव रोकने वाले नियम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या खतरा हो सकता है? ये दोनों तो अलग अलग बातें लगती हैं। उनका डर वही अप्रत्यक्ष भेदभाव वाली परिभाषा से जुड़ा था। छात्रों और कुछ प्रोफेसरों को भी ये चिंता थी कि क्लास में संवेदनशील विषयों जैसे आरक्षण, इतिहास या सामाजिक सुधारों पर खुली बहस करना मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा अगर किसी छात्र को चर्चा का कोई हिस्सा आपत्तिजनक लगे और वो अप्रत्यक्ष भेदभाव की शिकायत कर दे? इससे एक डर का माहौल बन सकता है, जिसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, जहां लोग विवादित विषयों पर बोलने से ही कतराने लगते हैं। तो उनके नजरिए से ये सिर्फ असहमति नहीं थी, बल्कि दुरुपयोग का डर था। ये डर कि एक सामान्य बातचीत या क्लास की बहस को उनके खिलाफ हथियार बनाया जा सकता है, क्योंकि नियम बहुत व्यापक थे। क्या ये कहना सही होगा? ये एक बिल्कुल सटीक सारांश है। और उनकी तीसरी बड़ी शिकायत झूठे आरोपों से बचाव का कोई ठोस उपाय न होना था। कुछ छात्र नेताओं ने तो इन नियमों को कठोर तक कह दिया, मतलब बेहद सख्त और दमनकारी। भी तो है, भारत के कैंपसों में भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। रोहित वेमुला जैसे कई मामले हमारे सामने हैं। तो क्या कोई भी इन नियमों के समर्थन में नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई छात्र संगठनों, नागरिक समाज समूहों और शिक्षाविदों ने नियमों के पीछे की नीयत का पुरजोर बचाव किया। उनका मानना था कि भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत बहुत पहले से थी और इन नियमों का इरादा सही था, भले ही उनकी भाषा में कुछ कमियां हों। उनका तर्क था कि इन्हें पूरी तरह से खारिज करने के बजाय बातचीत के जरिए सुधार कर और संतुलित तरीके से लागू किया जाना चाहिए। तो एक तरफ नियम की भाषा और इसके संभावित दुरुपयोग पर आपत्ति थी और दूसरी तरफ उसकी नीयत और जरूरत का समर्थन। बिल्कुल, और ये विभाजन हर जगह दिखा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रतिक्रियाएं मिलीजुली थीं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने कोर्ट की रोक का स्वागत किया। उन्हें लगा कि एक पक्षपाती कानून रुक गया है।
तो वहीं कई दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र संगठनों को चिंता थी कि इस रोक से हाशिए पर मौजूद समूहों के लिए सुरक्षा मिलने में और ज्यादा देरी होगी, क्योंकि उनके लिए भेदभाव की समस्या रोजमर्रा की सच्चाई है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये मामला सिर्फ कैंपस के कुछ नियमों से कहीं बड़ा लग रहा है। ये भारत के सामाजिक न्याय, संवैधानिक समानता, जैसा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है, और विविधता को संभालने के बड़े संघर्षों को छूता है। आपने इसे बिल्कुल सही संदर्भ में रखा है। ये मुद्दा तुरंत ही राजनीतिक रंग भी ले चुका था। कुछ राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट की सावधानी का समर्थन किया और कहा कि संस्थाओं की स्वायत्तता और सामाजिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अन्य दलों ने कानून की खराब ड्राफ्टिंग को लेकर सरकार की तीखी आलोचना की। और इससे ये बहस भी तेज हो गई कि कानून बनाते समय सिर्फ अच्छी नीयत होना ही काफी नहीं है। उसकी भाषा, उसकी प्रक्रिया और उसके संभावित अनपेक्षित परिणाम, इन सब पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। ये सबसे महत्वपूर्ण सबक है। एक खराब तरीके से लिखा गया कानून, चाहे उसकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, समाज में समाधान से ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रोक का मतलब है कि अब गेंद वापस सरकार और यूजीसी के पाले में है। मार्च में जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी तो उन्हें कोर्ट के सवालों का जवाब देना होगा। तो आगे क्या हो सकता है? क्या ये नियम पूरी तरह से रद्द हो जाएंगे? शायद नहीं। ज्यादा संभावना इस बात की है कि सरकार और विशेषज्ञों को नियमों के अस्पष्ट प्रावधानों पर फिर से काम करना पड़ेगा। खासकर जाति आधारित भेदभाव और अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसी परिभाषाओं को ज्यादा स्पष्ट और ठोस बनाना होगा। साथ ही प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर भी ध्यान देना होगा, यानी झूठे आरोपों से बचाव और दोनों पक्षों को सुनवाई का बराबर मौका देने के तरीकों को मजबूत करना होगा। तो ये मामला एक तरह से एक चौराहे पर खड़ा है जो भारत की शिक्षा प्रणाली की भविष्य की दिशा तय कर सकता है। हाँ, और ये उस बड़े सवाल को जन्म देता है, भारत अपनी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश में समानता, एकता और निष्पक्षता के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। इस मामले का नतीजा जो भी हो, वो न केवल आने वाले सालों में कैंपस के जीवन को, बल्कि इस व्यापक सामाजिक बहस को भी एक नई दिशा देगा। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो विश्वविद्यालयों में भेदभाव के खिलाफ नए और बेहद सख्त नियम जनवरी में पेश किए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भाषा की अस्पष्टता और समाज को बांटने की आशंकाओं का हवाला देते हुए उनके लागू होने पर ही रोक लगा दी। फिलहाल पुराने 2012 के नियम ही लागू हैं। इस एक फैसले ने छात्रों, राजनेताओं और आम जनता के बीच एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ दी है कि समानता और निष्पक्षता का सही मतलब क्या है और इसे कैसे हासिल किया जाए। और ये पूरा मामला इस बुनियादी सवाल से जुड़ जाता है कि भारत अपनी शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक सौहार्द को तोड़े बिना समानता कैसे ला सकता है। आज के स्रोत हमें मजबूत सुरक्षा उपायों और उनके दुरुपयोग के जोखिम के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा दिखाते हैं, और ये हमें सोचने के लिए एक अहम सवाल देता है। जब कोई समाज ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने की कोशिश करता है तो वो ऐसे नियम कैसे बना सकता है जो सभी को निष्पक्ष लगे, जिसमें वे लोग भी शामिल हों जो परंपरागत रूप से संरक्षित समूहों का हिस्सा नहीं है। एक ऐसी न्याय प्रणाली कैसे बनाई जाए जो समाज को विभाजित करने के बजाय एकजुट करे।